प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए तृतीय वर्ष के प्रश्न पत्र भारत में स्थानीय प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। इस प्रश्न पत्र का जो पहला चैप्टर है, प्रथम अध्याय है, उसका नाम है स्थानीय स्वशासन का अर्थ, स्वरूप और आधुनिक राज्य में महत्व। मैं डॉक्टर यादव सिंह मेरी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। भारत एक संघात्मक देश है, अर्थात भारत में जो शासन व्यवस्था है वो संघात्मक शासन व्यवस्था है या सरकार के 3 स्तर पाए जाते हैं। प्रथम स्तर जो राष्ट्रीय स्तर है, वहाँ पर केंद्रीय सरकार। दूसरा स्तर जो प्रांत का या राज्य का स्तर है, वहाँ पर राज्य सरकार मिलती है। और तीसरा स्तर जो स्थानीय स्तर है, जो हमारे आसपास का स्तर है, हमारे आस पड़ोस का है, वहाँ पर स्थानीय सरकार का गठन होता है। और उस स्थानीय स्तर की सरकार को, स्थानीय स्तर के शासन को हम लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार आदि नामों से भी जानते हैं। भारत में स्थानीय शासन संविधान में राज्य सूची में रखा गया है और राज्य सूची के 5वें प्रविष्टि में इसका उल्लेख किया गया है। जहाँ राज्यों में स्थानीय शासन है वो राज्य के कानूनों और नियमों के अधीन होता है, और जहाँ कई केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ का स्थानीय शासन केंद्रीय कानूनों के अधीन होता है। वहाँ पर स्थानीय शासन इकाइयों की स्थापना, उनकी रचना वो केंद्रीय कानूनों के अधीन होता है और राज्य क्षेत्र में राज्य कानून के अधीन होता है। स्थानीय शासन एक क्षेत्र विशेष में काम करता है। जो क्षेत्र उसका निर्धारित है उस क्षेत्र विशेष में ही वह अपने अधिकारों का उपयोग करता है, क्षेत्र विशेष में ही जनता को सेवाएं प्रदान करता है। इसलिए स्थानीय शासन का क्षेत्र विशिष्ट क्षेत्र होता है। उस विशिष्ट क्षेत्र में जो जनता निवास करती है उस जनता को स्थानीय शासन सुविधाएं प्रदान करता है, और विशिष्ट क्षेत्र की जनता को प्राथमिक सुविधाएं प्रदान करना ही स्थानीय शासन का प्राथमिक या मूलभूत कर्तव्य माना गया है। स्थानीय शासन 2 प्रकार का होता है, अर्थात 2 स्वरूप होते हैं स्थानीय शासन के, एक नगरीय स्थानीय शासन और एक ग्रामीण। जो ग्रामीण शासन है उसको हम पंचायती राज के नाम से जानते हैं। पंचायती राज में 3 प्रकार की संस्थाएं मिलती हैं। सबसे जो बेसिक लेवल है, धरातलीय स्तर है, उस पर ग्राम पंचायत, उसके ऊपर पंचायत समिति और सबसे ऊपर जिला परिषद। नगरीय क्षेत्रों में जो स्थानीय शासन इकाइयाँ हैं वो नगरीय क्षेत्र की आबादी के अनुपात में गठित की जाती हैं। छोटे कस्बों में नगर पालिका, मध्यम शहरों में नगर परिषद और बड़े शहरों या महानगरों में नगर निगम का गठन किया जाता है। इस प्रकार नगरीय स्थानीय शासन या ग्रामीण स्थानीय शासन दोनों में 3 प्रकार की इकाइयाँ होती हैं। पंचायती राज की जो इकाइयाँ होती हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल नीचे होती हैं, यानी पदसोपान व्यवस्था में क्रमबद्ध रहती हैं, जबकि नगरीय स्थानीय शासन की इकाइयाँ पदसोपान व्यवस्था में क्रमबद्ध नहीं रहती। स्थानीय शासन की जो इकाइयाँ हैं उनको इस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं कि वे संस्थाएं जो स्थानीय स्तर पर हैं और जनता द्वारा चुनी जाती हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय या प्रांतीय सरकार के नियंत्रण में रहती हैं और उनके नियंत्रण में रहते हुए नागरिकों की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, और इन स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन्हें सीमित मात्रा में अधिकार मिलते हैं और उन अधिकारों का उपयोग करते हुए अपने दायित्वों का पालन करती हैं, निर्वाह करती हैं। एल गोल्डिंग ने कहा है कि जो स्थानीय शासन है वो एक बस्ती के लोगों द्वारा अपने मामलों का स्वयं ही प्रबंध है, यानी उस बस्ती के जितने भी मामले हैं, बिजली, पानी, सड़क, साफ सफाई, प्राथमिक शिक्षा जैसे जो बुनियादी मामले हैं और जो उसी क्षेत्र के हैं, विशिष्ट मामले हैं, तो उनका प्रबंध बस्ती के लोगों द्वारा स्वयं करना ही स्थानीय शासन है।
स्थानीय स्वशासन में स्थानीय जनता सक्रिय भागीदारी निभाती है, अर्थात स्थानीय स्तर की जनता अपने नज़दीकी जो सरकार है, जैसे नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम, अगर ग्रामीण स्तर की बात करें तो पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, जो स्थानीय सरकार के स्तर हैं, उन वो स्थानीय सरकार स्थानीय जनता के एकदम पास होती है, उसकी पहुंच में होती है, और वो लिए जाने वाले निर्णयों में, किए जाने वाले कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाती है अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। और जैसे ग्राम पंचायत होती है, उसमें ग्राम सभा के माध्यम से भी सक्रिय भूमिका निभाती है। नियंत्रण, यानी स्थानीय शासन संस्थाएं संप्रभु नहीं होती, अर्थात इनका जो क्षेत्राधिकार है, उस क्षेत्राधिकार में वो सब कुछ जो चाहती हैं वो नहीं कर सकती। उन्हें केंद्र या राज्य सरकार के कानूनों के अधीन रहते हुए कार्य करना पड़ता है। वो सर्व सक्षम नहीं होती जिस प्रकार से एक राष्ट्रीय सरकार होती है, और जहाँ होकर के राष्ट्रीय सरकार का दायरा होता है, अधिकारता होती है, अधिकार क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में होकर राष्ट्रीय सरकार जनहित में, राष्ट्र की रक्षा के लिए जो चाहे वो निर्णय ले सकती है। ऐसा निर्णय स्थानीय संस्थाएं नहीं ले सकती, बल्कि इनको राज्य विधान, अगर राज्य की स्थानीय संस्था, राज्य क्षेत्र की स्थानीय संस्थाएं हैं, तो राज्य विधानमंडल द्वारा जो विधि बनाई गई है उसकी सीमा में ही काम करना पड़ता है। राज्य सरकार इन संस्थाओं पर निर्देशन और निरीक्षण के माध्यम से नियंत्रण करती है, अर्थात राज्य सरकार समय समय पर इन संस्थाओं को निर्देश देती है, और राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं, स्वायत्त शासन जो विभाग है, जो निदेशालय है, उनके माध्यम से इन संस्थाओं का समय समय पर निरीक्षण किया जाता है, और उस निरीक्षण के माध्यम से ये नियंत्रित रहती है। राज्य सरकार वित्त के माध्यम से भी इन संस्थाओं को नियंत्रित करती है। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अनुदान दिए जाते हैं, और इन संस्थाओं के बजट को अनुमोदित किया जाता है, उसके द्वारा भी इन संस्थाओं पर नियंत्रण बना रहता है। स्थानीय शासन की प्रकृति या लक्षण या विशेषताएं, जो स्थानीय शासन भारत में पाया जाता है, उसके क्या लक्षण हैं या क्या विशेषता हैं, उसकी प्रकृति कैसी है। तो सबसे पहला लक्षण है, भारत में जो स्थानीय शासन पाया जाता है उसका संवैधानिक आधार है, अर्थात भारत में जो स्थानीय शासन है वो संविधान के द्वारा पुष्ट है, संविधान में उसका उल्लेख है। जैसे नगरीय स्थानीय शासन है, उसको 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से व्याख्यायित किया गया है, और ग्रामीण स्थानीय शासन को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में स्थान दिया गया है। वित्तीय अशक्तता, अर्थात हमारा जो स्थानीय शासन है वो वित्तीय दृष्टि से अशक्त है, सक्षम नहीं है, उस पर इतनी वित्तीय सामर्थ्य नहीं है कि जनहित में किए जाने वाले समस्त कार्यों को वो अपने हाथ में ले सके, या सिर्फ अपने बलबूते या अपने दम पर पूरा कर सके। इन कार्यों को करने के लिए हमारे स्थानीय शासन संस्थाओं को अपनी ऊपर की सरकार, जैसे राज्य सरकार है, उस पर निर्भर रहना पड़ता है, उसके द्वारा दिए जाने वाले अनुदानों पर निर्भर रहना पड़ता है। राज्य सूची का विषय, भारत में स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है, इसलिए राज्य सरकार या राज्य का जो विधानमंडल है वही इनके कार्य, अधिकार, इनको प्रदान की जाने वाली शक्ति है, उनका निर्धारण करते हैं, और उनके अधीन रहते हुए ही इन्हें कार्य करना पड़ता है। जन नियंत्रण, यानी स्थानीय शासन की जो संस्थाएं हैं उन पर जन नियंत्रण रहता है, जनता का नियंत्रण रहता है, क्योंकि स्थानीय शासन संस्थाएं जनता के पड़ोस की संस्थाएं हैं, जनता के बहुत नज़दीक की और पास की संस्थाएं हैं। उन संस्थाओं में क्या घटित हो रहा है, क्या कार्रवाई की जा रही है, वो जनता की निगरानी में रहता है। वो आसानी से ये जान पाते हैं कि स्थानीय शासन संस्था हमारे लिए क्या कर रही हैं, और वो अपने जो मुद्दे हैं, जो उनकी परेशानियाँ, उनको भी वो आसानी से स्थानीय शासन संस्थाओं में उठवा देती हैं अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। सीमित स्वायत्तता, यानी कि स्थानीय शासन संस्थाएं संप्रभु संस्था नहीं होती, इनको जो स्वायत्तता मिलती है, इनको छूट मिलती है, वो सीमित मात्रा में मिलती है, और उतनी छूट मिलती है जिसका उपयोग करके वो जनहित के कार्यों का संपादन कर सकें। जैसे स्थानीय सड़कें हैं, नालियाँ हैं, साफ सफाई है, प्राकृतिक आपदा हैं, और सरकार द्वारा समय समय पर इनको जो कार्य अधिकार सौंपे जाते हैं उनका पालन करने
के लायक ही इनको स्वायत्तता मिलती है, उससे ज़्यादा ये अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकती। अगर इन्हें कोई नया कार्य हाथ में लेना है तो पहले सरकार से अनुमति लेनी होती है। हालांकि संविधान में नई अनुसूचियां जोड़कर 11वीं और 12वीं अनुसूचियां जोड़कर ग्रामीण और नगरीय स्थानीय संस्थाओं को कार्य सौंपे गए हैं, लेकिन राज्य सरकारों ने अभी सभी कार्य इनको नहीं सौंपे। राजनीतिक हस्तक्षेप, जो स्थानीय शासन संस्थान हैं इनमें राजनीतिक हस्तक्षेप बना रहता है। इन संस्थाओं में स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद बैठते हैं। इनकी मीटिंगों में बैठकर वो स्थानीय जो पार्षद हैं उनके विचारों को, उनके उपक्रमों को दबा देते हैं, और जो पार्षद या विधायक हैं वो पर्याप्त मात्रा में अपने जो उनका उद्देश्य है, अपनी जो उनकी भावना है या जैसे आप वो चाहते हैं वैसे प्रस्ताव इन संस्थाओं से पास करवा लेते हैं। इसलिए इन संस्थाओं में राजनीतिक हस्तक्षेप भी पाया जाता है। सरकार के स्तर पर भी इन संस्थाओं में राजनीतिक हस्तक्षेप पाया जाता है। दो भागों में विभक्त स्थानीय शासन संस्था दो भागों में विभक्त होती हैं, नगरीय स्थानीय संस्था, ग्रामीण स्थानीय संस्था। दो प्रकार का स्थानीय शासन हमारे देश में पाया जाता है। कार्य क्षेत्र का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा, अर्थात किसी स्थानीय निकाय का कार्य क्षेत्र कितना होगा, कितने बड़े क्षेत्र में होकर वो कार्य करेगी, उसका निर्धारण राज्य सरकार करती है। अगर कोई छोटा कस्बा है तो उसमें जैसे नगर पालिका का गठन होगा, उस कस्बे नगर पालिका का कार्य क्षेत्र कितना होगा या नगर परिषद का कार्य क्षेत्र कितना होगा, या कार्य ग्राम पंचायत अगर है तो उसका कार्य क्षेत्र कितना होगा, पंचायत समिति का कार्य क्षेत्र या उसकी जो सीमा क्षेत्र कितना होगा, ये सारा निर्धारण राज्य सरकार करती है। निर्वाचन की नवीन व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन के बाद, जब से इन संस्थाओं को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया है, तब से इनके जो निर्वाचन की व्यवस्था, नई व्यवस्था की गई है। उसमें प्रति 5 वर्ष बाद इन संस्थाओं के चुनाव होते हैं। अगर 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले किसी स्थानीय निकाय को भंग कर दिया जाता है या कोई पद पार्षद का रिक्त हो जाता है और नई संस्था के चुनाव होने में 6 महीने से अधिक का समय शेष है, तो उन्हें चुनाव कराए जाते हैं। और ये राज्य निर्वाचन आयोग का दायित्व है कि वो इस समय पर चुनाव कराए। इसके लिए इसमें 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से ये व्यवस्था की गई है कि एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा जो स्थानीय निकायों के समय समय पर चुनाव करवाएगा, समयबद्ध तरीके से चुनाव कराएगा। जनता में अकुशलता की छवि, स्थानीय शासन संस्थाओं की जो छवि है आम जनता के बीच में अकुशलता की छवि है। उसका प्रमुख कारण ये है कि स्थानीय शासन संस्थाएं जो हैं, इनके जो पदाधिकारी निर्वाचित होकर आते हैं वो अभी राजनीतिक रूप से इतने परिपक्व नहीं हैं, और इन संस्थाओं में जो सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, वो निर्वाचित अधिकारियों का इतना सहयोग नहीं करते, या फिर उनकी जो राजनीतिक अशिक्षा है उसका गलत तरीके से फ़ायदा उठाते हैं, जिससे स्थानीय शासन संस्थाएं कुशल तरीके से जनता को सेवाएं प्रदान नहीं कर पाते। स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता, इन स्थानीय स्वशासन इकाइयों की आवश्यकता क्यों है, क्यों इनकी स्थापना करनी पड़ी, क्यों है ये ज़रूरी? तो जो विशिष्ट क्षेत्र है जो इनको सौंपा गया है, जिस क्षेत्र में इनको काम करना है, उस क्षेत्र में जैसे आवास संबंधी समस्या, गरीब लोग हैं जिनके पास ना स्वयं की ज़मीन है और ना स्वयं का आवास है, ऐसे लोगों का चयन करना, उनकी आवास संबंधी समस्याओं का निपटारा करने के लिए, हालांकि ये संस्थाएं आवास बना के उपलब्ध नहीं कराती हैं, लेकिन राज्य सरकार या केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनके आवास अगर जब आवंटित होते हैं तो उनके लाभार्थियों का चयन इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। तो स्थानीय शासन संस्थाएं आम जनता के नज़दीक होती हैं और वो जानती हैं कि उस क्षेत्र का कौन सा व्यक्ति योग्य है किसी योजना का लाभ पाने के लिए। इन योग संस्थाओं के द्वारा जो लाभार्थी चयनित किए जाते हैं उसमें पूरी संभावना रहती है कि जो वास्तव में योग्य व्यक्ति है
उस योजना का लाभ पाने हेतु उसी का चयन किया जाए। इन संस्थाओं के माध्यम से ऐसा संभव हो पाता है। पेयजल की व्यवस्था, स्थानीय शासन संस्थान इस कार्य में भी बखूबी और कुशलतापूर्वक काम करती हैं। महामारियों की रोकथाम, आपदा प्रबंधन के समय पे जैसे कोरोना महामारी का जब प्रसार हुआ था, तब स्थानीय लोगों को जागरूक करना, मास्क वितरण, लोग जो मजदूर वर्ग था एक जगह से दूसरी जगह जब वो प्रवास कर रहा था तो उनको आवास उपलब्ध कराना, उनको भोजन उपलब्ध कराना, उनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की व्यवस्था करना। तो ऐसी आपदाओं के टाइम पर समय पर स्थानीय शासन संस्थान अहम भूमिका निभाती। प्राथमिक स्वास्थ्य जैसे जल भराव के समय मच्छर पनपते हैं, मलेरिया की संभावना रहती है, या साफ सफाई नहीं हो पाती, गंदगी की वजह से मक्खी और मच्छर पनपते हैं, उनकी वजह से हैजा, डायरिया या दस्त जैसी बीमारियां जिनके फैलने की संभावना रहती है। तो स्थानीय शासन संस्थाएं ऐसा परिवेश निर्मित करती हैं, साफ सफाई रखती हैं, तो उसके माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य व्यक्ति का बना हुआ रहता है, बीमारियां कम फैलती हैं। गंदे पानी के निष्कासन के लिए नालियों का प्रबंध, घरों से आवास स्थल हों या वाणिज्यिक स्थल हों, उनसे जो गंदा पानी निकलता है और वो सड़कों पर बहता है, तो इस दुविधा को दूर करने के लिए, परेशानी को दूर करने के लिए स्थानीय शासन संस्थान नालियाँ बनाती हैं, नालियों को बड़े नालों तक पहुंचाती हैं और बड़े नाले को फिर ऐसे स्थानों पर उस पानी का जाके निस्तारण किया जाता है। जैसे वर्तमान में सीवर प्रोजेक्ट चल रहा है, सीवर लाइन या सीवरेज जो प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से पानी को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाया जाता है, उस पानी को उपचारित किया जाता है और जो उपचारित पानी है फिर उसको बाद में कृषि और वाणिज्यिक उद्योगों के काम में लिया जाता है। लेकिन उस पानी को किसी भी हालात में स्वच्छ या साफ पानी में मिलने नहीं दिया जाता। सड़कों की सफाई, कूड़े करकट का हटाया जाना, ये भी स्थानीय शासन संस्थाओं का प्रमुख कार्य है। साफ सफाई रखना, हाट में, बाजार में, मेले हों, आवासीय क्षेत्र कॉलोनियाँ हों, स्थानीय शासन संस्थाएं सफाई कर्मियों की भर्ती करती हैं, ठेके पर सफाई कर्मचारी रखती हैं और सभी जगह की साफ सफाई करवाती हैं। जो कूड़ा इकट्ठा होता है उसको ऑटो ट्रिपर के माध्यम से, ट्रॉलियों के माध्यम से कचरा पात्रों में इकट्ठा करवा के उसको कचरा डंपिंग स्थल पर पहुँचाया जाता है। ठोस अपशिष्ट का निस्तारण भी स्थानीय शासन संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। सार्वजनिक मार्गों पर प्रकाश की व्यवस्था करना, जो आम रास्ते हैं अंधेरे के समय, रात्रि के समय, उन पर प्रकाश की व्यवस्था भी स्थानीय शासन संस्थाओं द्वारा की जाती है। पार्कों में भी रात्रि के समय स्थानीय शासन संस्थाओं द्वारा प्रकाश की व्यवस्था की जाती है। नागरिकों को स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध कराना, स्थानीय शासन संस्थाओं की एक पूरी कोशिश रहती है कि साफ सफाई रखें, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराकर, पर्याप्त पार्क विकसित करके, शहर में या गांव में जहाँ भी स्थानीय शासन संस्थान जिस स्तर की है वहाँ वन क्षेत्र विकसित करके, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर, लोगों को जागरूक करके कोशिश करती हैं कि एक स्वस्थ पर्यावरण निर्मित किया जाए जिसमें रहने वाले व्यक्ति स्वस्थ रह सकें, कम से कम बीमार हों। स्थानीय स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति के समस्त दायित्वों का निर्वहन करना, अर्थात स्थानीय शासन संस्थाओं की एक कोशिश होती है कि स्थानीय स्तर की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, साफ सफाई, नाली निर्माण, ये जो आवश्यकताएं हैं इनकी पूर्ति स्थानीय स्तर पर ही कर दी जाए। स्थानीय स्वशासन का महत्व, अर्थात स्थानीय स्वशासन का क्या महत्व है। स्थानीय स्वशासन प्रजातंत्र का आधार है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया गया है और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और वो प्रतिनिधि जनहित में नीतियों का निर्माण करते हैं, नीतियों को लागू करवाते हैं। तो जो शासन प्रणाली हमने चुनी है उसके लिए जनप्रतिनिधियों को शिक्षित करना, प्रशिक्षित करना और
आम जनता को भी लोकतंत्र के बारे में जानकारी प्रदान करना, इस काम में स्थानीय स्वशासन संस्थाएं कारागर साबित हुई हैं, अहम इनका योगदान रहा है। और इन संस्थाओं ने प्रजातंत्र की अवधारणा को जन जन तक पहुंचाया है, प्रजातंत्र की शिक्षा को जन जन तक पहुंचाया है। इन संस्थाओं के माध्यम से लोकतंत्र की शिक्षा, राजनीति की शिक्षा आम जन को मिल पाती है। लोकतंत्र की पाठशाला अर्थात स्थानीय शासन संस्थाएं लोकतंत्र की पाठशाला के तौर पर काम करती हैं। वार्ड पार्षद का जो पद है सबसे प्रथम और अहम पद है। इन पदों पर जो अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले व्यक्ति हैं, इन पदों के माध्यम से राजनीतिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, फिर बाद में वो अन्य उच्च पदों पर चुने जाते हैं और यहाँ से जो उन्होंने ज्ञान, शिक्षा, राजनीतिक या लोकतांत्रिक प्राप्त की है, उस अनुभव को वो बाद में काम में लेते हैं और अपना अनुभव इस प्रकार बढ़ाते रहते हैं। नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा यानी जनप्रतिनिधियों को भी राजनीतिक शिक्षा मिलती है, और जो नागरिक हैं वो निर्वाचन कार्यों में भाग लेते हैं, इन संस्थाओं की कार्रवाई को देखते हैं, इन संस्थाओं में अपने मामले उठाते हैं, तो उनको भी राजनीतिक शिक्षा मिलती है। संघीय एवं प्रांतीय शासन के कार्यभार में सहयोग। जो स्थानीय शासन संस्थाएं हैं ये केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार के कार्यभार को कम करती हैं। जैसे राष्ट्रीय सरकार है, जो संघीय सरकार है, उसके प्रमुख कार्य है राष्ट्र की सुरक्षा करना, वित्त, नियोजन। तो उन कार्यों के लिए संघ सरकार के पास समय पर्याप्त होता है अगर वहाँ स्थानीय शासन संस्थाएं हैं, क्योंकि स्थानीय जनता की जो बुनियादी मामले हैं, बिजली, पानी, सड़क, साफ सफाई, पार्क, कब्रिस्तान, शमशान आदि की व्यवस्था, तो इन कार्यों को तीसरे स्तर की जो सरकार है, स्थानीय सरकार, वो पूर्ति कर देती है। इसलिए ऊपर की जो सरकार है, राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार या राष्ट्रीय सरकार, वो निश्चिंत हो जाती है, उनके पास पर्याप्त समय रहता है कि वो अन्य कार्यों को पर्याप्त समय दे सकें। स्थानीय समस्याओं के समाधान में सहायक अर्थात स्थानीय शासन संस्थाएं स्थानीय समस्याओं के समाधान में सहायता करती हैं, मदद करती हैं। और क्योंकि इनका अधिकार क्षेत्र स्थानीय होता है, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मामलों में इनकी कोई अधिकारता नहीं होती, ना उन मामलों में हस्तक्षेप कर सकती हैं, ना उन मामलों के बारे में सोचती हैं, क्योंकि वहाँ ना इनके पास ऐसी शक्ति है, ना वहाँ वो कार्य कर सकती हैं। इनके पास जो कार्य करने की शक्ति है वो स्थानीय मामलों के निपटान की शक्ति है। स्थानीय स्तर की आस पड़ोस की जगह की सफाई, आस पड़ोस की नालियों का निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ऐसे जो मामले हैं स्थानीय शासन संस्थाओं द्वारा इन मामलों का समाधान किया जाता है। अच्छे नागरिक जीवन के विकास के लिए अनिवार्य। अच्छे नागरिक जीवन के लिए विकास के लिए ज़रूरी है कि हमारा परिवेश, हमारा पर्यावरण स्वस्थ हो, स्वच्छ हो, और ऐसा पर्यावरण बनाने में स्थानीय शासन संस्थान अहम भूमिका निभाती हैं। स्वतंत्र राष्ट्रों की शक्ति का आधार। जो भी राष्ट्र स्वतंत्र हैं और जिन्होंने अपने हाथ में जन कल्याण के दायित्व लिए हैं, जिनका दायित्व है कि हम अपनी जनता के कल्याण के लिए ही कार्य करेंगे, तो उनके लिए ये स्थानीय शासन संस्थाएं आधार हैं, उनकी ताकत हैं, उनकी शक्ति हैं, उनके जो कार्यभार को कम करती हैं। शीर्ष स्तर पर या राज्य स्तर पर जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं वो स्थानीय शासन संस्थाओं द्वारा ही लागू की जाती हैं, और उन योजनाओं को धरातलीय स्तर पर उतार कर ये संस्थाएं राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान देती हैं। सकारात्मक राज्य का मूर्त रूप, यानी कि जो राज्य की जो सक्रियता है वो हमें स्थानीय शासन संस्थाओं के माध्यम से ही दिखाई देती है। राज्य के जो अच्छे कार्य हैं, सकारात्मक कार्य हैं, जनहित के जो कार्य हैं, राज्य आम जन के हित में क्या कर सकता है, क्या कर रहा है, वो हमें स्थानीय शासन संस्थाओं के माध्यम से ही मालूम पड़ता है। स्थानीय शासन संस्थाएं हमें ये महसूस कराती हैं कि हाँ, राज्य सकारात्मक राज्य की भी कोई अवधारणा होती है। विकेंद्रीकरण का साधन। स्थानीय शासन संस्थाएं विकेंद्रीकरण का माध्यम है। विकेंद्रीकरण से तात्पर्य है कि जो शक्ति है वो एक जगह पर केंद्रित नहीं है, वो सरकार के विभिन्न स्तरों में बांट दी गई है। सरकार का कार्य करने का अधिकार
केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार और उसके बाद स्थानीय सरकार, तीनों में बटा हुआ है। सरकार की सत्ता बटी हुई है। तो यही विकेंद्रीकरण है। सभ्यता एवं संस्कृति की पोषक। जो स्थानीय शासन संस्थाएं हैं वो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को पोषक हैं, पोषण करती हैं, उनके रक्षा करती हैं और उनकी वाहक हैं। ये स्थानीय स्तर पर हाट बाजार मेलों का आयोजन करती हैं, स्थानीय स्तर के तीज त्यौहार के समय कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं और जो स्वस्थ परंपराएं उनको आगे बढ़ाती हैं। स्थानीय सूचना केंद्र, स्थानीय शासन संस्थाएं स्थानीय सूचना केंद्र के बतौर भी काम करती हैं। स्थानीय शासन संस्थाएं अपने क्षेत्र विशेष के लोगों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं, उनके निर्णयों के से अवगत कराती हैं। नौकरशाही के दोषों से बचाव। जो स्थानीय शासन संस्थाएं इनमें जो विभागीय दोष हैं, विभाग सरकार के जो विभाग हैं जिनमें नौकरशाही काम करती है, जिनमें लाल फीताशाही का सिस्टम है, यानी कार्य में देरी करना, कार्य को टालना, ऐसे दोष नहीं पाए जाते हैं क्योंकि स्थानीय शासन संस्थाओं के जो मालिक हैं वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जनहित के कार्यों में देरी नहीं करते। वो उन मामलों को शीघ्रता से निपटाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो इस पद पर हमेशा नहीं रहने वाले हैं। अगर वो जनहित के कार्यों पर ध्यान नहीं देंगे तो जनता उन्हें अगली बार मौका नहीं देगी। योजनाओं के क्रियान्वयन में जन सहयोग का माध्यम, अर्थात स्थानीय शासन संस्थाएं सरकार की योजनाओं में जनता का सहयोग प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम है। स्थानीय प्रशासन, अर्थात हम जो स्थानीय शासन पढ़ रहे थे और स्थानीय प्रशासन, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। स्थानीय शासन यानी स्थानीय स्तर की सरकार और स्थानीय प्रशासन यानी कि स्थानीय स्तर पर सरकार के जो विभाग हैं, सरकार की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो स्थानीय प्रशासन है। या अर्थात स्थानीय प्रशासन राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का अंग होता है और राज्य प्रशासन का इस पर सीधा नियंत्रण होता है, सीधा हस्तक्षेप होता है। स्थानीय प्रशासन के जो कर्मचारी हैं वो लोक सेवा के सदस्य माने जाते हैं क्योंकि वो योग्यता के आधार पर प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से चयनित होते हैं और वो एक निश्चित आयु तक सरकार में काम करते हैं। इसे सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार संचालित किया जाता है। जो स्थानीय प्रशासन है वो सरकार के बनाए गए नियमों के अनुसार चलता है। इसमें नौकरशाही प्रभावी रहती है क्योंकि स्थानीय प्रशासन में जो लोक सेवक हैं वो नौकरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेसी जिसको हम बोलते हैं उनके अधीन काम करते हैं। ब्यूरोक्रेट हैं, उनके अधीन काम करते हैं। जो भारतीय प्रशासनिक सेवा, अखिल भारतीय सेवा के या राज्य प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी हैं उनके अधीन काम करते हैं। इसलिए इसमें नौकरशाही के नियम जो हैं, पद सोपान का नियम, आदेश की एकता का नियम, ऐसे नियम जो हैं उनके अधीन ये स्थानीय प्रशासन काम करता है। इसलिए इसमें नौकरशाही प्रभावी रहती है। जनप्रतिनिधियों का इसमें कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं रहता। जनता के जो सदस्य हैं वो परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से स्थानीय प्रशासन में भाग ले सकते हैं। स्थानीय प्रशासन जैसे कोई स्थानीय थाना है तो वहाँ पर एक CLG कमेटी बनाई जाती है। उसमें स्थानीय लोगों को समय समय पर आमंत्रित किया जाता है। उस कमेटी की मीटिंग में के माध्यम से ही स्थानीय लोग उसमें हिस्सेदारी ले सकते हैं। जैसे रेलवे सलाहकार समिति होती है उसमें भी जो जनप्रतिनिधि या आम जन है जिनको उस सदस्य नियुक्त किया गया है वो उसमें हिस्सा ले सकते हैं। स्थानीय प्रशासन जन आवश्यकताओं के प्रति उदासीन दिखाई देता है, अर्थात स्थानीय प्रशासन जनता की जो आवश्यकताएं हैं, जनता की जो दुख हैं, कष्ट हैं, उनको दूर करने के प्रति इतना सक्रिय दिखाई नहीं देता जितना स्थानीय शासन दिखाई देता है। स्थानीय स्तर की जो संस्थाएं जितनी एक्टिव हैं जनहित के प्रति उतना स्थानीय प्रशासन दिखाई नहीं देता, उसकी तुलना में कम है। स्थानीय स्वायत्त शासन, अर्थात जो स्थानीय प्रशासन जो अभी हमने अध्ययन किया उससे स्थानीय स्वायत्त शासन अलग क्यों है? स्थानीय स्वायत्त शासन जो संस्था हैं ये राज्य के नियंत्रण में काम करती हैं। हालांकि स्थानीय प्रशासन भी राज्य के नियंत्रण में काम करता है
लेकिन ये राज्य की प्रशासकीय व्यवस्था का अंग नहीं होती, क्योंकि इनके जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता द्वारा चुने गए हैं, ना कि सरकार की किसी एजेंसी की प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से आए हुए। राज्य विधानमंडल जो विधि बनाता है उनके माध्यम से ये नियंत्रित होते हैं। स्थानीय स्वशासन के कर्मचारी लोक सेवक नहीं माने जाते, अर्थात इनको लोक सेवक नहीं माना जाता, वो जनप्रतिनिधि होते हैं। स्थानीय स्वशासन के संचालन का दायित्व स्वयं इन्हीं संस्थाओं का, अर्थात स्थानीय स्वशासन संस्थाएं अपना जो संचालन करती हैं वो स्वयं करती हैं। सरकार का इनके दैनिक कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं होता। अपने संचालन के नियम भी स्वयं इन्हीं संस्थाओं के द्वारा बनाए जाते हैं। और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में नौकरशाही का प्रभाव न्यून होता है। स्थानीय शासन संस्थाओं में जो नौकरशाही है जनप्रतिनिधियों के अधीन काम करती है, और जनप्रतिनिधियों द्वारा जो भी कार्य सुझाए जाते हैं, जो भी काम उनको अपने क्षेत्र में करवाने होते हैं, नौकरशाही जनप्रतिनिधियों के आदेशानुसार उन कार्यों को करती है। अर्थात स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं में जनप्रतिनिधि प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं, जनता के ऊपर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं, और नौकरशाही प्रत्यक्ष रूप से उनके अधीन काम करती है। जनता के सदस्य निर्वाचित होकर इन संस्थाओं में भाग लेते हैं। और स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं हैं ये जन आवश्यकताओं के प्रति जागरूक होती हैं, संवेदनशील होती हैं और तुरंत निर्णय लेती हैं। इस प्रकार आज हमने स्थानीय स्वशासन का अर्थ, उसका स्वरूप और आधुनिक राज्य में स्थानीय स्वशासन का क्या महत्व है इसके बारे में जाना। धन्यवाद।